देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिस्ट्री का अगर थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, थोड़ा सा कहाँ से आया वर्ड उनको जानते हैं। ये केमिस्ट्री शब्द जो है ना ये कीमिया नामक शब्द से आया। किससे आया है? कीमिया नामक। अगर मान लीजिए आपको कोई पूछ लिया कि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो बोलो केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया? कीमिया नामक शब्द से आया। बोलेगा कीमिया का मतलब क्या होता है? ये कीमिया का मतलब होता है काला रंग होता है। क्या होता है? काला रंग होता है, ठीक है ना। अब कीमिया शब्द जो है ना ये मिस्र से देश से आया। किस देश से आया है? मिस्र देश। मिस्र देश कहाँ पड़ता है? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस, ठीक है ना। अब समझते हैं कि केमिस्ट्री आखिर क्या होता है। अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में 1-2 मिनट लूँगा। रसायन विज्ञान बोल दीजिए या रसायन शास्त्र बोल दीजिए, ठीक है ना, ये एक ही बात है। अब आपको पूछ देगा कि रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, तो आप लिख लीजिए। इस बात को मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लिखिएगा विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना एवं उसके अवयवी कणों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए कि दैनिक जीवन में तो रसायन का बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे दवाई के रूप में रसायन का यूज कर लेते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाने में रसायन का यूज कर लेते हैं, और कृषि के रूप में रसायन का उपयोग कर लेते हैं। कृषि जैसे छिड़काव करना किसी चीज़ का या खाद डालना, तो वो सब क्या है? यूरिया, DAP सब क्या है? रसायन से मिलकर बना हुआ है। अब युद्ध में जो बम बारूद का इस्तेमाल करते हैं, वो बम बारूद किससे बनता है? उसमें भी रसायन का उपयोग होता है। तो रसायन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज है, समझ रहे हैं। तो रसायन का डेफिनेशन जो बोले उसका लिख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं? चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कई बच्चे बोलते सर इसका इंग्लिश लिख दीजिए, तो मैं इसका इंग्लिश शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। ये इंग्लिश आप लिख लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट गुरुजी सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम जुड़ जाएगा। बहुत सारी आपको नोटिफिकेशन जो भी क्लास के बारे में सब आपको दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या? देखिए, अभिक्रिया का मतलब जानते हैं क्या होता है? अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना। अभिक्रिया मतलब जुड़ना होता है, यानी कि 2 पदार्थ या 3 पदार्थ या कितने पदार्थ हैं उन सबको आपस में जोड़ेंगे तो बोलेंगे अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक मतलब रसायन आपको बता दिए। तो अगर मान चले ये परिभाषा आपके एग्जाम में आएगा, हालांकि नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए एक भी चीज़ में नहीं छोड़ूंगा। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, आपस में मिलेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया मतलब आपस में मिलना, जुड़ना, सहयोग करना, जो बोल दीजिए, करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे मान चलिए हमारे पास कोई पदार्थ A है, इसको हम B के साथ मिला दिए। किसके साथ मिला दिए? B के साथ मिला दिए। तो A और B मिल गया, तो इससे क्या हुआ? एक नया परिवार का जन्म हुआ जिनका नाम है C। तो C जो है A और B से बिल्कुल अलग है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। समझ गए ना। अब हम कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानें, मतलब हम कैसे जानें कि सच में रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो इनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर अवस्था में परिवर्तन हो जाए, किसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए? पदार्थ की अवस्था में। किसकी अवस्था में? पदार्थ की अवस्था में अगर परिवर्तन हो जाए, ये सब आगे आप जानिएगा अभी। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रंग में परिवर्तन हो जाए, यानी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गैस की उत्पत्ति मतलब गैस का जन्म होना बोल सकते हैं आप, या गैस का निकलना। उत्सर्जन का मतलब गैस का बाहर निकलना। तो गैस की उत्पत्ति या उत्सर्जन ये हुआ तो भी हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तापमान में परिवर्तन, अगर पदार्थ के तापमान में परिवर्तन हुआ तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का मतलब होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। अगर ठोस बन रहा है तो भी हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अवस्था नहीं समझते होंगे। अवस्था का मतलब होता है ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ये होता है अवस्था का मतलब। ठोस है, द्रव है, गैस है। मान लीजिए कोई पदार्थ हमारा ठोस था और वो बदल गया द्रव में अभिक्रिया के बाद, तो हम बोल लेंगे अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जैसे मान लीजिए ये हमारा ठोस था, ये क्या था? ठोस था, और ये हमारा द्रव पदार्थ था। ये ठोस था, B द्रव था। अब हुआ क्या? ये ठोस था, अब C जो बना है ना, ये आपका बन गया द्रव पदार्थ में।
तो अवस्था चेंज हो गया, अवस्था क्या हो गया, चेंज हो गया, तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर मान चलिए इधर ठोस ए था, इसका रंग था काला, क्या था रंग, काला था, और इधर कुछ बन गया उजला वगैरह बन गया, कुछ अलग रंग बन गया, तो रंग में परिवर्तन हुआ, तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गैस की उत्पत्ति, मान चलिए ए और बी जो था ये गैस के रूप में नहीं था, लेकिन जब इसको आपस में अभिक्रिया कराएं उधर गैस एक बन गया, कुछ कोई गैस बन जाएगा। अभी जब रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तापमान परिवर्तन, मान चलिए ए और बी जब आपस में मिलाए थे उस समय उतना ज़्यादा हीट नहीं था, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ कुछ बना तो हीट ज़्यादा निकल गया, तो बोलेंगे हीट निकल गया, यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। फिर अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का मतलब क्या, एक तरह से गदरी जम जाना, जैसे पानी को बालू में मिलाएगा तो बालू नीचे गदरी जम जाता है, तो अवक्षेप का मतलब क्या था, ठोस कुछ ना कुछ बच जाना नीचे पेंदी में, तो अगर अवक्षेप भी बन गया तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से। तो अब हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया आपने देख लिया, अब देख लिया रासायनिक समीकरण, क्योंकि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों या यौगिकों को उनके संकेतों या शब्दों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब मैं इनको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान चलिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। Mg का मतलब क्या था, मैग्नीशियम, इतना तो आप जानते हैं क्योंकि 9th पर क्या पाया हम, मैग्नीशियम का तार है, ये क्या हमारा मैग्नीशियम का एक तार होता है। इसको क्या कर रहे हैं ना कि इसको हमको जलाना है, क्या करना है, जलाना है। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में जलता है तो बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जलेगा, मतलब ऑक्सीजन हमको देना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन हमको क्या इसको देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाता है MgO बन जाता है, क्या बन जाता है, MgO बन जाता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये 2 यहाँ पर देते हैं, अब ये 2 क्यों दिया अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। इसको हम बैलेंस किए तो वो भी आपको कुछ देर में पता चलने वाला है। अब देखिए कि रिएक्शन आखिर कैसे हुआ, समझाता हूँ। जो Mg होता है मैग्नीशियम, इस पर जो होता है ना, इस पर +2 चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, और इसके साथ किसको अभिक्रिया करा रहा है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्यों कराएं, क्योंकि मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं। आप गैस का बर्नर जला के मैग्नीशियम का तार को जलाइएगा, जला रहे मतलब ऑक्सीजन जल रहा है, उसमें ऑक्सीजन के सापेक्ष जल रहा है, तो ऑक्सीजन खुद ब खुद आ जाएगा। तो ऑक्सीजन है, इस पर चार्ज होता है -2। अब जरा देखिए, आपने 9th में सीखा होगा कि अभिक्रिया कराना यानी कि समीकरण बनाना, तो इसका 2 जो है ये ले लेगा और इसका 2 ये ले लेगा, तो Mg इसका 2 ये चला ले लेगा और O2, अब O2 जो है ये ओम बदल जाएगा, तो ये 2 आपका हो जाएगा। तो 2 क्या है, बराबर ही है, मतलब ये माइनस है और ये आपका प्लस है, तो क्या होगा, दोनों बैलेंस है, दोनों क्या 2 कट जाएगा। हालांकि ये कटेगा नहीं, समझाने के लिए मैं आपको कटा रहा हूँ। ये क्या होता है, बैलेंस चार्ज होता है, तो क्या बचा MgO, तो वही हम लिखे MgO। अब यहाँ 2 क्यों दिए हैं, क्योंकि देखिए इधर Mg एक था तो इधर 2 देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए। 2 Mg O 2 था तो 2 ना 2 हो गया, ये आपको भी पता चलेगा आगे, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से रिएक्शन होगा। अब जरा देखिए हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये पूरा क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया, ये पूरा क्या हो गया, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है वो आगे पता चलेगा जब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों या यौगिकों को, ये तत्व था ये भी तत्व था, तो इनको क्या किए हैं, संकेत के रूप में लिखे हैं। जैसे मैग्नीशियम बोले तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन बोले उसका संकेत क्या होता है, O2 होता है। तो इन दोनों को जब हम अभिक्रिया कराएं तो MgO बना, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे लिखेंगे, MgO लिखेंगे, यानी कि संकेत के रूप में लिख दिए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ये हो गया संकेत रासायनिक समीकरण, ये क्या हो गया, संकेत के रूप में, संकेत के रूप में। शब्द के रूप में भी होता है, शब्द के रूप में मैं आपको बताता हूँ, शब्द के रूप में देखिए कैसे होता है। जैसे देखिए यह मैग्नीशियम है तो Mg मतलब मैग्नीशियम, तो इसको लिख देंगे पूरा मैग्नीशियम, क्या लिख देंगे, पूरा इसको मैग्नीशियम लिख देंगे, ठीक है ना, मैग्नीशियम। और इसके साथ हम क्या दिए हैं, O2 दिए हैं, तो O को हिंदी में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन लिखेंगे। जब इन दोनों को अभिक्रिया कराएं तो क्या बना, MgO मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्साइड, इधर ऑक्सीजन था तो अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन जाएगा, जैसे नाइट्रोजन रहेगा तो वो नाइट्राइड बन जाएगा, समझ करना, तो हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, CM ऑक्साइड, ठीक है। तो इस रूप में जो हम लिखे हैं, 2 रूप देखिए, एक रूप आपको ये दिखा और एक रूप आपको ये दिखा, तो इसमें हम क्या यूज किए हैं, शब्द यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं, शब्द यूज किए हैं। तो ये आपका हो जाएगा शब्द रूप रासायनिक समीकरण, शब्द रूप रासायनिक समीकरण, ठीक है ना।
तो आप 2 रूप में लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो है इसी रूप में लिखा जाता है, क्योंकि अगर मान चलिए कि मैग्नीशियम को पूरा मैग्नीशियम लिखेंगे तो कॉपी में लाइन बचेगा नहीं, यानी कि जगह बचेगा नहीं। इसलिए वैज्ञानिक जो है इसी का यूज़ करते हैं, यानी कि संकेत शब्द रासायनिक समीकरण का। पहले इसका यूज़ करते थे, लेकिन अब इसका यूज़ करने जब से संकेत का खोज होने लगा, ठीक है, तो ये वाला हम यूज़ करते। तो उम्मीद है कि रासायनिक समीकरण आप समझ गए। अब हम देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने का रूल क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। तो जितने भी हमने पॉइंट लिखे हैं, सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या पॉइंट है? पहला है कि अभिकारक को बाईं तरफ लिखें। अब आपको मन में सोच, तो जितने भी पॉइंट हमने रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बताया आपको, सबको याद रखना। पहला पॉइंट क्या है? अभिकारक को बाईं तरफ लिखें। अब आप बोलिएगा सर अभिकारक क्या होता है, तो तुरंत पता चल जाएगा। फिर अभिकारक के बीच प्लस चिन्ह लगाएं, फिर प्रतिफल या उत्पाद को दाएं तरफ लिखें, फिर अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह दें, प्रतिफलों के बीच प्लस चिन्ह दें। अब थोड़ा समझाते हैं कि अभिकारक क्या होता है। देखिए, जैसे मान चलिए कि हमने अभी क्या लिया था, Mg लिया था, और क्या लिया था, O2 लिया था। तो यानी इसको जब करेंगे तो Mg बना था, इधर 2 था, इधर 2 था, बैलेंस करने के लिए। अब जरा देखिए, ये क्या प्रकार का रासायनिक समीकरण है? क्या है? रासायनिक समीकरण हमने लिख दिया। अब इसमें समझाते हैं कि अभिकारक कौन होता है। देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। और पॉइंट लिख देते हैं अभी। तो ये जो पॉइंट हमने लिखा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। फिर हमने लिखा है कि अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब जरा थोड़ा इधर देखिएगा। देखिए, अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है? बोलेगा सर Mg ले रहा है और O2 ले रहा है। तो Mg और O2 यहाँ पर क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और हमने रासायनिक समीकरण आपको लिखने का तरीका क्या बताया कि अभिकारक को बाएं तरफ लिखना चाहिए। किसके बाएं तरफ? ये तीर के बाएं तरफ। ये जो तीर देख रहे हैं ना, इस तीर के आपको किधर लिखना है? बाएं तरफ। यानी कि तीर के बाएं तरफ कुछ भी होगा, जितना भी पदार्थ होगा, वो सारा क्या होगा? अभिकारक होगा। उम्मीद है अभिकारक आप समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं कि अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। दो नाम, उत्पाद बोल दीजिए या प्रतिफल बोल दीजिए। अब देखिए, इधर इन दोनों से मिलकर क्या बना है? ये बना है। तो ये आपका क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ये आपका क्या हो गया? उत्पाद हो गया। यह आपका प्रतिफल हो गया। उम्मीद है आप अभिकारक, उत्पाद समझ गए होंगे। और उत्पाद को जो है, अभिकारक को किधर लिखें? बाएं तरफ। ठीक है, अभिकारक को बाएं तरफ। फिर अभिकारक के बीच क्या देंगे? प्लस चिन्ह देंगे। तो अभिकारक क्या को यहाँ पर है? 2 गो है, एगो Mg है, एगो O2 है। तो इनके बीच क्या देंगे? प्लस चिन्ह देंगे। तो ये भी समझ गए। फिर है प्रतिफल या उत्पाद को दाएं तरफ लिखें। तो देखिए, तीर के दाएं तरफ, तो तीर के बाएं तरफ अभिकारक, तीर के दाएं तरफ उत्पाद। समझ गए ना। और देखिए, अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह दे। तो ये हो गया अभिकारक, ये हो गया प्रतिफल। तो इनके बीच में क्या है? एक तीर चिन्ह है, तो बता ही दिए। फिर अब प्रतिफलों के बीच प्लस चिन्ह लगा। अब देखिए, जिस तरह बहुत सारा अभिकारक रहेगा तो उसमें प्लस चिन्ह लगाएंगे। मान चले यहाँ पर 1-2 और उत्पाद बनता, तो उसके बीच क्या लगाते हैं? प्लस चिन्ह लगाते हैं। उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे का जो टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। इससे आपका प्रश्न आ जाता है, पूछ देता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? लिखें। 2 नंबर का प्रश्न आपका एग्जाम में आता है। तो देखिए, संतुलित क्या होता है? नाम है संतुलित। संतुलित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी चीज़ें बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या उत्पाद में उपस्थित
तत्वों के परमाणु संख्या के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इससे आपका 50% ही क्लियर हुआ होगा। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से 100% क्लियर करवाते हैं। जैसे मान चलिए हमारा पास क्या है, हाइड्रोजन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन, और इसका अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से। किसका कराते हैं, ऑक्सीजन से। तो अब सबको पता है कि ये क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। तो ये जो हमारा है एक प्रकार का क्या है, रासायनिक समीकरण। तो जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या, अब अभिकारक कौन है, अभी तो बता दिए हैं, तीर के बाएं साइड जितना भी है वो सब अभिकारक है, तीर के दाएं साइड जितना भी है वो सब क्या उत्पाद है। तो दोनों की संख्या को हमें बराबर करना है। अगर दोनों की संख्या बराबर हो गई तो बोल देंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण है। उम्मीद है समझ गए। तो देख लेते हैं बराबर है क्या। इधर देखिए हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। उधर भी देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, संतुलित है। ऑक्सीजन भी देखना है ना, ऑक्सीजन का देखिए 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 हुआ, तो अब बैलेंस नहीं, यानी कि अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। समझ रहे हैं। अब जरा देखिएगा, ये 2 से जो गुना किए ये पूरे में गुना हो गया, ये पूरे में गुना हो गया। आपको ये ब्रैकेट नहीं देना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये पूरे में गुना हो गया तो 2 दूनी 4 को हाइड्रोजन हो गया। क्या हाइड्रोजन हो गया, 4 को, और 2 गुना ऑक्सीजन हो गया। मतलब 2 गुना O ऑक्सीजन पूर गया है, इधर भी ऑक्सीजन 2 गो, इधर भी ऑक्सीजन 2 गो, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। इधर हाइड्रोजन 2 गो है, इधर 4 गो है, तो अब इधर हाइड्रोजन 4 करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ 2 से गुना कर दिए तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। तो ये जो ब्रैकेट दिए हैं इसको हटा दीजिए, ये आपको नहीं देना, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यानी कि कुछ भी गुना, जैसे मान लीजिए CaCO3 है, इसको गुना करना है, मतलब 2 से कीजिएगा तो ये पूरे में गुना हो जाएगा। समझ रहे ना, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है ये बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, O 2 गो, O 2 गो। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ गए ना। अभी हमने आपको बताया था कि Mg बताया था और O2 बताया था, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, MgO बनता है। क्या बनता है, MgO बनता है। तो अब जरा देखिए इसको बैलेंस कीजिए, इधर Mg एगो है, इधर Mg एगो, बिल्कुल ठीक है। O 2 गो है लेकिन O 1 गो है, तो यहाँ क्या करना पड़ा, 2 से गुना। जब 2 से गुना करेंगे 2 Mg हो गया, तो इधर 2 Mg करना पड़ेगा, 2 से गुना कीजिए, 2 Mg, O भी 2 गो, O भी 2 गो, तो ये क्या है, बिल्कुल बैलेंस है। तो यही आपका क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। मैं आपको इससे भी हार्ड करके दिखाऊंगा। पहले इस चैप्टर को खत्म करते उसको मैं एक स्पेशल वीडियो इसका आऊँगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बराबर कैसे करें, आपके एग्जाम में आता है। अच्छा, संतुलित जब हो गया तो असंतुलित तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या होगा, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर ना हो उसे असंतुलित कहते हैं। उदाहरण में यही दीजिएगा, ऐसे दे दीजिएगा H2 प्लस O2, इधर बन जाएगा H2। ये देखिए बैलेंस नहीं है ना, तो ये हो गया असंतुलित। समझ गए ना। तो ये भी आप समझ चुके हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। ये जो पूरा टॉपिक है इससे प्रश्न आना ही आना है किसी भी बोर्ड एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे प्रश्न आए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, जितना भी अभिक्रिया का प्रकार है। पहला क्या है, संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन, पांचवा उपचयन, छठा अपचयन, सातवां रिडॉक्स। एक और होता है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण जो है वो दूसरा चैप्टर जो अम्ल क्षार है उसमें हम देख लेंगे ना, क्योंकि उसमें भी है वो। चलिए तो पहला हम क्या देख लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा है जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतना लिखेगा तो आपको 1 ही नंबर देगा। इसका आपको उदाहरण बहुत जरूरी है लिखना है। तो जैसे कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, जैसे मान चलिए हमारे पास चूना ले लेते हैं, क्या लेते हैं, चूना ले लेते हैं, उसके साथ क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, पानी। तो जब इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस में हीट निकलता है। क्या निकलता है, इसमें हीट निकलता है, ठीक है ना। अब समझिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा जब 2 या 2 से अधिक तत्व है यौगिक, तत्व भी ले सकते हैं, यौगिक भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने दोनों प्रकार के यौगिक लिया, CaO ये भी यौगिक है, H2O ये भी यौगिक है। सर कैसे जानेंगे यौगिक है ये, तत्व क्यों नहीं है, क्योंकि तत्व होता है संख्या में 1 और यौगिक होता है उसमें 2-3 तत्व हो। इसमें देखिए Ca एक अलग तत्व है, O अलग तत्व है, यौगिक हुआ। इसमें H और O है, ये क्या हो गया, यौगिक हुआ। तो 2 यौगिक लिए हैं, जब 2 से अधिक अभिक्रिया आपस में करेगा तो एक नया पदार्थ बना है। तो क्या बना है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस में उसमें लिखा। देखिए ये जो CaO है ना, इसको बोलते हैं चूना। क्या बोलते हैं, चूना। पूछ लेता है कि चूना का सूत्र बताइए। चूना कभी कभी कली चूना ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं। तो चूना सूत्र क्या हो गया, CaO। जब चूना को पानी में मिलाते हैं, किसमें मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं,
तो चूना को पानी मिलाते तो क्या होता है, ये बनेगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और आपका बहुत सारा हीट निकलता है। तो देखिए एक पदार्थ बना है, कह रहा है ना एक नए पदार्थ का निर्माण हो, तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो ये आपका क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया। क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया। उम्मीद है कि संयोजन समझ गया। अभी एक एग्जाम्पल और देते हैं। अच्छा, इसको बैलेंस पहले करते हैं। इसको क्या करते हैं, बैलेंस। देखिए बैलेंस है क्या, यहाँ पर देखिए Ca एगो है तो Ca एगो है, और O दूगो है तो O दूगो, ये बैलेंस है, H दूगो। तो ये पूरी तरह से क्या बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस नहीं रहेगा तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि Mg है, Mg मैग्नीशियम है, इसको O2 कराएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, MgO बनेगा। इसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये भी जो आपका है संयोजन, मतलब दो जुड़ा एक बना, दो जुड़ा एक बना, तो ये आपका क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। तो कोई एक एग्जाम्पल, ढेरी एग्जाम्पल है, H2O2 भी दे दीजिएगा, ये भी आपका इसी एग्जाम्पल, यानी कि दो जुड़ा एक बना, तो ये भी आपका संयोजन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो संयोजन आप समझ गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वियोजन के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। कोई अगर इसका इंग्लिश लिखना चाहता है तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो चाहता है कि नहीं सर हमें इंग्लिश भी लिखना है, तो आप इंग्लिश को लिख सकते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है ना। और जो संयोजन हमने बताया था उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इसका क्या मतलब है। देखिए वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब जुटना, वियोजन का मतलब टूटना, और सेम मतलब होता है अपघटन का। अपघटन का भी मतलब होता है टूटना। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा मार्कर है, इसका अपघटन कर दो, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दो, या इसका वियोजन कर दो, तोड़ के फेंक दो इसको, तो वियोजन हो गया। अगर मैं कहूँ इसका संयोजन कर दो, तो जितने भी टुकड़ा टूटा था उसको जोड़ दिए, तो संयोजन हो गया। समझ गए ना। तो संयोजन का सेम उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या था कि दो अभिकारक था, जुड़ के एक बना रहा था। इसमें क्या है कि एक टूटेगा, दो से ज़्यादा बन जाएगा, तो सेम उल्टा है। तो ये पूछ भी लेता है कि वियोजन अभिक्रिया किस अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है, तो संयोजन का उल्टा है। समझ गए ना। तो इनको परिभाषा पढ़ते हैं। जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया का हम डायरेक्ट एग्जांपल नहीं लिख सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया तीन तरीके से हो सकता है। कितना तरीका से, तीन तरीका से। पहला है कि यह अभिक्रिया तीन तरीके से होता है उष्मा की उपस्थिति में। क्या, उष्मा की उपस्थिति में। उष्मा की उपस्थिति में जो होगा उसे कहेंगे उष्मीय अपघटन। क्या कहेंगे, उष्मीय अपघटन कहेंगे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, उष्मीय अपघटन कहेंगे। फिर दूसरा जो होता है वो होता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसको कहेंगे प्रकाश अपघटन। क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन कहेंगे। फिर तीसरा आपका होता है विद्युत की उपस्थिति। विद्युत का मतलब करंट, विद्युत का मतलब करंट। तो विद्युत की उपस्थिति में तो ये क्या होगा, आपका विद्युत अपघटन होगा। क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा। अब मैं आपको बारीकी से सभी के एग्जाम्पल को समझाता हूँ। पहला क्या है, उष्मा की उपस्थिति में। बोलेगा कि उष्मीय अपघटन किसे कहते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बोलिएगा उष्मा की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को उष्मीय अपघटन कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को प्रकाश अपघटन कहते हैं। विद्युत की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो लिखने का कोई जरूरत नहीं था, बोल दिया तो ऐसे ही समझ गए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CaCO3। क्या, CaCO3। तो जब ये क्या है, यह है चूना पत्थर। क्या, ये चूना पत्थर। इस बात को आप ध्यान रखिए। सूत्र पूछ देता है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। इसी को हम संगमरमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगमरमर भी इसी को बोलते हैं। खड़िया भी हम इसी को बोलते हैं, खड़िया भी हम इसी, यानी कि CaCO3 का क्या नाम है, इस सब नाम है। तो ये सब एग्जाम में खूब पूछता है, खड़िया का सूत्र बताइए, संगमरमर का सूत्र बताइए, चूना पत्थर का सूत्र बताइए, ठीक है। तो जब CaCO3 का हमें तोड़ना है, सवाल क्या कर रहा है, एकल अभिकर्मक मतलब एक के अभिकर्मक, अभिकर्मक मतलब यहाँ अभिकारक। जब इसको तोड़ना है हमें, तोड़ेंगे कैसे, इसमें हमें एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। एनर्जी ग्रुप में यहाँ हमें उष्मा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देते हैं उष्मा। क्या देते हैं, उष्मा। तो जब उष्मा मतलब जब इसको हम गर्म करते हैं CaCO3 को, तो ये दो भाग में टूट जाता है, CaO में यानी कि चूनों में, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो जब CaCO3 अकेला था, जब एकल अभिकर्मक टूट कर, एकल अभिकर्मक एक ही अभिकर्मक था, टूट कर कैसे टूटा, इसमें एनर्जी डाले, किस रूप में, उष्मा के रूप में। तो ये दो या दो से अधिक है, दो में टूटेगा, कम से कम दो में, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो CaO में टूटा और CO2 में टूटा। तो ये जो रिएक्शन हुआ है ना, ये रिएक्शन कौन सा हमारा है, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन का भी कौन सा, उष्मीय अपघटन, यानी कि उष्मा के रूप में टूटा, उष्मीय अपघटन। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पूरा बैलेंस है। अब बात करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी बात करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, Ag होता है। क्या होता है, AgCl होता है।
यानी सिल्वर क्लोराइड होता है। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्या बोलते हैं? सिल्वर, और Cl मतलब क्लोराइड। ये सफ़ेद पाउडर होता है, सफ़ेद पाउडर होता है। जब इसको आप सूर्य की उपस्थिति में रख दीजिएगा ना, एक चाइनीज़ वाला कटोरा ले लीजिएगा उधर का, एक चाइनीज़ वाला उधर का कटोरा ले लीजिएगा, और इसमें क्या कीजिएगा, उधर का पाउडर होता है इसका AgCl का, इसको आप क्या कीजिएगा, जहाँ धूप है वहाँ जाके रख दीजिएगा। तो देखिएगा क्या होगा कि इसमें जो है ना Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन किसकी उपस्थिति में? एनर्जी इसमें डालेंगे, क्योंकि तोड़ना है ना, हमें एक अभिकर्मक है, तोड़ना है, इसे तोड़ के 2 भाग में तोड़ना है। तो इसमें तोड़ने के लिए क्या दिए? ऊर्जा दिए। ऊर्जा के रूप में क्या दिए? यहाँ पर प्रकाश दिए। क्या दिए? प्रकाश दिए। तो ये किस में टूट गया? ये टूट जाएगा Ag अलग में, और इससे क्लोरीन गैस निकलता है, इसमें टूट जाएगा। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेते हैं। Ag एगो है तो Ag एगो इधर है, Cl एगो है, Cl 2 है, तो यहाँ भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना Ag, 2 Ag हो गया, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। अब देखिए 2 Ag 2 Cl, 2 Ag 2 Cl, तो ये क्या बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। तो जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो Ag और Cl बन जाता है। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? उजला होता है। लेकिन जब ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो ये सिल्वर जो टूट गया ना, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो सिल्वर कलर धूसर हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूसर, मतलब बेकार कलर, मटिया ही नहीं बोल सकते हैं आप, धूसर कलर हो जाता है, ठीक है ना, पूछता है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन। तो सारी चीज़ में यहाँ पर देखिए अपघटन ही, टूटने का ही काम हो रहा है, वियोजन का ही काम हो रहा है। अब एक आपका है विद्युत की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। तो इसमें क्या है कि पानी आपका हो जानबे करता है, H2O पानी होबे करता है। तो पानी में है ना, इसे इसको थोड़ा समझाते हैं। इसे मान से एक मग आप ले लीजिएगा, ये आपके बर्तन ले लिए, इसमें क्या डाल दिए? पानी डाल दिए। क्या डाल दिए हैं? पानी, H2O डाल दिए। अब हम सोचना है कि पानी में करंट दे के, अब बोलो पानी में करंट चलता है? बिल्कुल चलता है, क्योंकि H2O जब इसमें करंट डालते हैं फ्री आयन इसमें होता है। तो जैसे इसमें पानी में करंट डालते हैं ना, तो होता क्या कि H अलग होता है। तो इसमें समझाते हैं आपको बढ़िया तरीके से। इसमें इसको तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। एनर्जी के रूप में यहाँ में करंट दे रहे हैं, यानी कि विद्युत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? विद्युत दे रहे हैं। तो होता क्या है कि इससे हाइड्रोजन अलग हो जाता है और आपका ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? आपके करंट की उपस्थिति में। यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रोड लगा दीजिएगा। इसे पानी में क्या डालना? 2 इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड। अब बोलो सर इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है जिस पर आयन मुक्त होते हैं, जिस पर आयन क्या होता है? मुक्त होते हैं। एक इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड, इसका नाम क्या है? कैथोड नाम है। थोड़ा इसको ध्यान समझिएगा। और इसका नाम क्या है? कैथोड इलेक्ट्रोड, सॉरी इसका नाम एनोड है। इसका नाम क्या है? एनोड है। ये होता है आपका प्लस होता है और कैथोड आपका माइनस होता है। तो और इसको क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। और बैटरी में कुंजी लगा देते हैं, ये कुंजी। तो जैसे कुंजी दबाएंगे तो बैटरी से क्या होगा? बैटरी ये बड़का वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। तो इससे क्या होगा? करंट जाएगा 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 सीधे पानी में जाएगा। पानी में जाने के बाद क्या होगा? जो H2O है, इसमें जब करंट जाएगा तो ये किस में टूटेगा? H2 में टूटेगा और O2 में, यानी कि हाइड्रोजन गैस में टूटेगा और ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो है ना आपका, कैथोड जो है, कैथोड माइनस है, इस पर आएगा आपका H2 आएगा, इस पर क्या आएगा? H2 आएगा, और एनोड आपका O2 आएगा, ठीक। तो कैथोड जो है इस पर H2 आया और एनोड पर O2 आया, तो हम कैसे जानेंगे? देखिए, आपको पता है कि दुनिया में प्लस जो है किसके पास जाएगा? माइनस के पास जाएगा, और माइनस किसके पास जाएगा? प्लस के पास जाएगा। यानी कि हमेशा उल्टा है। जैसे प्लस को यहाँ आप लड़का समझ लीजिए, प्लस को क्या समझिए? लड़का समझ लीजिए, और माइनस को आप लड़की समझ लीजिए। तो बोलिए ब्याह तो लड़के लड़की में होगा, ऐसा थोड़ा है कि माइनस लड़की है और माइनस में लड़की में लड़की ब्याह हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि प्लस वाला किसको चाहेगा? माइनस वाले को। तो आपका जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन किसके पास गया है? कैथोड के पास। किसके पास गया है? कैथोड के पास। और हाइड्रोजन जो होता है, ये आपका हाइड्रोजन जो होता है ये प्लस होता है। ये क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस है तो किसके पास जाएगा? माइनस वाला के पास। और माइनस कौन था? कैथोड। तो इसीलिए कैथोड के पास हाइड्रोजन गया हुआ है। अब एनोड आपका क्या होता है? प्लस होता है, और ऑक्सीजन इसके पास गया हुआ है। तो ऑक्सीजन जो होता है आपका, ये होता है माइनस। तो माइनस किसके पास जाएगा? प्लस के पास। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अपघटन भाई पूरा आप अच्छे तरीके से समझ लें, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, ये बैलेंस नहीं है तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए। इधर 2 लगा लीजिए, 2 दूनी 4, इधर 2 लगा लीजिए। तो ये बैलेंस आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए आपको ये चीज़ जो हम लिखे हुए हैं ये आपको याद रहना चाहिए। अब बोलो सर ये क्या है? ये है आपका अभिक्रियाशीलता श्रेणी, मतलब अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम। के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम। तो ये पूरा अब तक Au तक मतलब 16 तक है। तो इनमें सबसे ऊपर जो है वो सबसे पावरफुल तत्व है, मतलब कि उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, समझ गए ना। और जो सबसे नीचे है उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम है। तो जिनका अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगा वो पावरफुल होगा,
अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में से तत्वों को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब जानते हैं क्या होता है? हटाना। क्या होता है? हटाना। यानी विस्थापन का मतलब होता है हटाना, यानी कि लात मार के भगा देना बोल सकते हैं। तो समझते हैं रिएक्शन। जैसे मानते हैं हमारे पास एक जॉर्डन तत्व है, जिंक क्या तत्व है, इसके साथ हमारा है H2SO4। क्या है? H2SO4 है। तो ये रिएक्शन बन के आखिर होगा क्या? जिंक हमारे पास कोई तत्व है और H2SO4 कोई यौगिक है, तो ये दोनों क्या है? अभिकारक होगा। अब इनसे उत्पाद क्या बनेगा, ये आपका मैटर करता है इस पर, यानी कि ये तत्व कैसा है। देखिए जिंक, देखिए इस दुनिया में कोई भी प्लस वाला चीज़ है तो वो हमेशा किसके साथ जाना चाहता है? माइनस वाला के पास जाना चाहता है। यानी कि प्लस वाला लड़का यानी प्लस वाला पति और माइनस वाला पत्नी, तो पति हमेशा पत्नी के साथ रहेगा ना। तो वही बात है कि जिंक यहाँ हो गया, जिंक जो है ना धातु है, जिंक क्या है? धातु है। और ये होता है प्लस। क्या होता है? प्लस होता है। अब ये प्लस है तो किसको खोजेगा? माइनस वाला के पास खोजेगा। लेकिन जब यहाँ देखिए H2SO4 में H जो है ये प्लस है और SO4 क्या है? माइनस। इस पर 2 चार्ज होता है, माइनस 2 चार्ज होता है। तो H प्लस है और SO4 माइनस है, तो H प्लस है तो प्लस वाला पति हो गया, पत्नी खोजेगा तो ये तो पत्नी के साथ अपना मतलब इसका शादी हो गया बढ़िया तरीके से। लेकिन जिंक बेचारा अभी क्या है? कुंवारा है। जिंक पर जो होता है ना ये प्लस 2 चार्ज होता है। कितना होता है? प्लस 2 चार्ज होता है, ठीक है ना। तो आप सोचेगा कि जिंक सोच रहा है कि H2 को भगा के तनी एक शादी हम कर लें, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा कि जिंक को H2 से ज़्यादा ना पावरफुल होना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप इधर, जिंक देखिए कहाँ है और हाइड्रोजन कहाँ है, तो मतलब जिंक क्या है? ज़्यादा पावरफुल है। तो जिंक जो है H को लात मार के भगा सकता है और SO4 के साथ शादी बंधन बना सकता है। तो वही यहाँ पर होने वाला, ठीक है ना। तो जिंक किसके साथ जब चला जाएगा? ये SO4 से चला जाएगा। तो क्या बन, देखिए जिंक पर जो होता है वो +2 चार्ज होता है। क्या होता है? +2 चार्ज। ये दो को प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं। और SO4 पर भी क्या होता है? -2 चार्ज होता है। तो दोनों पर चार्ज क्या बैलेंस है, तो क्या बनेगा? सीधा जॉर्डन SO4। क्या बनेगा? जॉर्डन SO4 बन जाएगा। और बेचारा H2 को लात मार के भगा दिया तो मर जाओ वहाँ से। तो H2 बेचारा अकेला हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है। ये जो तीर का निशान ऐसे हम लिखे है ना, इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अगर ऐसे लिख देते तो हाइड्रोजन गैस बन रहा है, यानी कि नीचे बढ़ गया। समझ गए ना? इस बात को समझना होगा आपको। तो वही यहाँ पर हुआ है। तो जॉर्डन क्या किया? H2SO4 में से H2 को क्या किया? विस्थापित कर दिया, हटा दिया और SO4 के साथ अपना जुड़ गया। तो ये रिएक्शन आपका बना हुआ। समीकरण बिल्कुल बैलेंस है, बैलेंस की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या था? विस्थापन अभिक्रिया था। समझ गए ना? अब देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बात और कि विस्थापन का एक और नाम है, इसको एकल विस्थापन कहीं कहीं आपको दिख जाएगा। एकल, तो एकल या विस्थापन एक ही बात हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब समझ लेते हैं द्विविस्थापन क्या होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा इनको समझते हैं बढ़िया तरीके से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई तत्व है, मान चलिए है AB है और प्लस CD है। अभी आपको समझा रहा है AB क्या? ये भी अभिकारक है। CD क्या? ये भी अभिकारक है। तो ये अभिकारक जो है अभिक्रिया करके उत्पाद कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है किस पर कि आयन हमारा कैसा है। देखिए इसमें A है ना, तो A आपका पॉजिटिव होगा और B आपका नेगेटिव होगा। इसमें भी C आपका पॉजिटिव होगा और D आपका नेगेटिव होगा। तो सिंपल है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला सकेगा, यानी A चला जाएगा D के साथ और B चला जाएगा C के साथ। सिंपल है। इसी तरीके से इसमें रिएक्शन होगा। तो बोल क्या रहा? आयन का आदान प्रदान। आयन का मतलब क्या हुआ? एगो प्लस आयन, एगो माइनस आयन। बोले तो धन आयन, ऋण आयन। समझ गए ना? तो आयन जा रहा है इसका प्लस इसके माइनस साथ और इसका माइनस इसके प्लस साथ, आयन का ट्रांसफर हो रहा है। तो वो आपका द्विविस्थापन। अब इसको हम एग्जांपल एक समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं BaCl2 और इसके साथ ले लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जब इनको हम रिएक्शन कराएंगे, देखिए होता क्या है कि BaCl2 ये भी पाउडर रूप में होता है, चूर्ण रूप में, ये भी चूर्ण रूप में होता है। तो अब इनको क्या करते हैं, एक हम अलग बीकर में ले लेते हैं इस तरीके से। तो BaCl2 इसमें डाल देते हैं पाउडर के रूप में, ठीक है ना। इसको Na2SO4 इसमें डाल देते हैं और इसमें क्या करते हैं? पानी मिला देते हैं। क्या करते हैं? इसमें पानी मिला देते हैं। तो क्या होगा? दोनों घुल जाएगा, ये भी घुल गया, ये भी घुल गया। तो इसका बन गया जली विलीन। क्या बन गया? जली विलीन, यानी बोल देंगे AQ। तो इसको हम यहाँ AQ के रूप में लेते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर AQ और इसमें भी पानी मिला देंगे, ये भी घुल जाएगा। तो इसको भी AQ के रूप में, यानी कि जली विलीन। AQ का मतलब होता है एक्वास सॉल्यूशन। क्या होता है? एक्वास सॉल्यूशन। एक्वास सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन। तो दोनों को हमने क्या किया है? जलीय विलयन में लिया है। इसका भी जलीय विलयन, इसका भी जलीय विलयन। अब क्या कर रहे हैं? एक तीसरा बीकर हमारे साथ है। अब ये जो पानी मिला है इन दोनों को उठा के हम इसमें डाल देते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों जो है इन दोनों को उठा के हम इसमें डाल देते हैं। तो क्या होगा? BaCl2 और Na2SO4 एक साथ आ जाएगा। तो एक साथ आएगा तो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसके साथ उत्पाद बनेगा। तो देखते हैं क्या उत्पाद बनता है। तो देखिए बेरियम जो है ये आपका होता है पॉजिटिव। ये क्या होता है? आपका पॉजिटिव, इस पर +2 चार्ज होता है। और Cl जो होता है ये नेगेटिव, इस पर -1 चार्ज होता है।
इसमें Na सोडियम जो है इस ये पॉजिटिव होता है, इस पर प्लस 1 चार्ज होता है, और SO4 जो है निगेटिव, इस पर -2 चार्ज होता है। तो वही बात है, प्लस वाला -7, माइनस वाला +7। तो देखिए ये Ba है, प्लस है, किसके साथ जाएगा, ये चला जाएगा आपका SO4 के साथ। तो Ba पर भी +2 चार्ज, इस पर -2 चार्ज, तो +2 चार्ज -2 चार्ज दोनों बैलेंस है, तो सिंपल बनेगा BaSO4। तो ये आपका बनेगा BaSO4 बन जाएगा, ठीक है ना। अब कौन बच गया, BaSO4 का काम हो चुका है, बचा NaCl, Na पर 1 चार्ज, Cl पर 1 चार्ज, तो दोनों बैलेंस है, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो ये आपका बेरियम सल्फेट हो गया, ये आप हो गया बेरियम सल्फेट, और ये आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, या जिसको आप नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा यहाँ पर कि बेरियम सल्फेट जो बना है ना, ये अवक्षेप के रूप में बना है। किस रूप में बना, अवक्षेप रूप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अवक्षेप। हमने बोला था कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, अवक्षेप बने या रंग में परिवर्तन हो, तो वो आपका क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो ये इसका अवक्षेप बन गया है। ये जो इसको इसमें मिलाएंगे ना, तो इसमें क्या है कि BaSO4 जो है, BaSO4 नीचे आपका जम जाता है, गदरी टाइप का, तो उसको अवक्षेप बोलते हैं। तो उजला अवक्षेप बनता है। कैसा बनता है, उजला अवक्षेप। पूछता है सवाल में कि जब BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो BaSO4 NaCl बनता है। तो BaSO4 जो बेरियम सल्फेट है, इसका कलर कैसा होता है, अवक्षेप का कलर कैसा होता है, उजला होता है। समझ गए ना। तो ये भी आप जो है अभिक्रिया समझ चुके हैं। अच्छा, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस को कर लेते हैं, लेते हैं Ba एगो है, Ba एगो, ठीक है ना, Cl 2 है, Cl 1 एगो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करें, 2 NO भी हो गया, तो Na2 यहाँ है पहले से, तो Na 2 Cl और 2 Cl बराबर है Ba एगो SO4 बिल्कुल ये क्या बैलेंस है। तो ये आपका क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। बस खत्म ही होने वाला, 10-12 मिनट और लगेगा, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दोनों का एक ही नाम है। उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण मिलिए, एग्जाम में आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। कभी उपचयन देखने को मिलेगा, कभी ऑक्सीकरण देखने को मिलेगा। तो किसे कहते हैं, देखिए, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो। ह्रास का मतलब होता है कमी, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाएगा, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाएगा। सेम उसी तरह अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया क्या कहलाएगा। देखिए, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, अपचयन कहलाएगा, ठीक है ना। अब समझ गए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कॉपर है, क्या है, कॉपर है, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इधर हम चाइनीज़ कटोरा में ले लेते हैं, Cu का एकदम चूर्ण रूप ले लेते हैं कॉपर का। आपको पता है कि जो आपका कॉपर का कलर था वो कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा होता है। अब इस कॉपर का जो चूर्ण मतलब पिसा हुआ कॉपर ले लिए, तो इसको क्या करना है, हमें गर्म करना है। क्या करना है, बर्नर से इसको हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको बर्नर से गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो कॉपर क्या होगा, जलेगा, यानी कि उसमें आग, तो मतलब ऑक्सीजन दे रहा है तो कुछ ना कुछ ताप उसमें जाएगा ना। तो जलेगा मतलब क्या, ऑक्सीजन के सापेक्ष, तो यानी ऑक्सीजन आएगा तो हम बोलेंगे Cu के साथ कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। अब जब ये ऑक्सीजन भी इसमें मिल जाएगा तो होगा क्या कि इसमें अभिक्रिया होगा। क्या होगा, अभिक्रिया होगा, और अभिक्रिया होकर बन जाएगा CuO बन जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ Cu कैसे बना। देखिए, Cu पर जो होता है वो होता है +2 चार्ज, कितना, +2 चार्ज, और O पर होता है -2 चार्ज। तो दोनों बैलेंस है तो क्या बना है, CuO। तो आप समझ गए होंगे। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए, Cu एगो O 2 तो O 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 Cu और 2 O 2 बैलेंस हो गया। अब जरा देखिएगा, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, उपचयन अभिक्रिया समझाना चाह रहा है या ऑक्सीकरण समझाना चाह रहा है। देखिए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो तो किसे कहेंगे, मतलब क्या कहलाएगा, उपचयन। तो देख लीजिए, यहाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। Cu यानी कॉपर के साथ इधर ऑक्सीजन था क्या, नहीं था, सिर्फ इससे जुड़ने वाला था, लेकिन Cu में ऑक्सीजन सटा नहीं है। लेकिन अभिक्रिया होने के बाद Cu में ऑक्सीजन सट गया, मतलब Cu में क्या हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। Cu में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाएगा। बस यही था हमारा, ठीक है ना। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब जो CuO बना है इसको हम CuO को वापस ले लेते हैं, इसको कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कलर कैसा होता है, काला। कैसा होता है, काला कलर होता है। क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ में आ गया। अब जरा देखिएगा, इस CuO को अब हम इसमें हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड है इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन गैस से कराते हैं। तो अब देखिएगा क्या होगा। देखिए, अब जो H2 है, H2 जो है, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखिए जरा कि H2 देखिए, H क्या है, Cu से ज़्यादा पावरफुल है, तो H क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा। तो H यहाँ जो है Cu को O से विस्थापित कर देता है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O, और Cu बेचारा अकेला हो जाएगा।
तो अब जरा देखिए, हम आपको समझाना चाह रहे हैं अपचयन। क्या समझाना चाह रहे हैं? अपचयन। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो देखिएगा कि CuO में देखिए Cu के साथ इधर ऑक्सीजन था, Cu के साथ इधर ऑक्सीजन था, लेकिन इधर Cu के साथ ऑक्सीजन हट गया, मतलब Cu में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी होना मतलब अपचयन होना। समझ गए ना? तो यही चीज़ हमारा क्या था आपका अपचयन अभिक्रिया था। एक और है रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको भी देख लेते हैं, बस 10 मिनट और उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन साथ साथ हो उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना? जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अभी आपने लिया था CO का अभिक्रिया कराया था H2O से, तो क्या बना था? ये बना था H2O और CO बना था। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अब मैं समझाता हूँ कि आखिर क्या होता है। ये कह रहा है जिसमें उपचयन भी होगा अपचयन भी होगा, दोनों साथ साथ होगा, उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुटना, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन घटना। करके दिखा देते। देखिए CuO के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन इधर ऑक्सीजन हट गया, मतलब CuO में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो बोलेंगे ऑक्सीजन का कमी होना क्या हुआ? अपचयन। तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया। H2O में जरा देखिए, H2O में क्या था? सॉरी, H2 में क्या है कि इधर जो है ऑक्सीजन H2 के साथ नहीं था, लेकिन इधर H2O का मतलब इधर H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब H2 में ऑक्सीजन जुट गया। तो ऑक्सीजन जुटना उपचयन, तो इसका हो गया उपचयन। तो देखिए उपचयन भी हुआ, इस अभिक्रिया में उपचयन भी हुआ, अपचयन भी हुआ, तो क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। अब एक थोड़ा सा और टॉपिक है, 2-3 और टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। कह रहा अवकारक और उपचायक क्या होता है? इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अवकारक या अपचायक दोनों एक ही नाम है, ऑक्सीकारक या उपचायक एक ही नाम है, इससे भी सवाल आता है। देखिए उल्टा होता है। अवकारक या अपचायक वो होगा, लिखेंगे जिसका उपचयन होगा, जिसका उपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा, वो ऑक्सीकारक होगा। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। अब जैसे मैं आपको यानी जिसका उपचयन होगा वो होगा, सॉरी, जिसका उपचयन होगा वो अवकारक होगा यहाँ पर। ठीक है, वो अवकारक होगा, गलती से लिखा गया था। जिसका उपचयन होगा वो अवकारक होगा। तो देख लीजिए इसमें किसका उपचयन हो रहा है? H2 का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो H2 यहाँ पर क्या हो गया? अवकारक हो गया। सवाल में दे देगा कि निम्नलिखित में कौन अवकारक है, पहचानने आता है। तो जिसका उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुटना, वो आपका अवकारक हो जाएगा। तो H2 क्या है? अवकारक हो गया। अब आपको समझाते हैं ऑक्सीकारक या उपचायक। तो इसका उल्टा, जिसका अपचयन होगा, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, वो ऑक्सीकारक होगा। ठीक है ना? अब देख लीजिए किसका अपचयन, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का कमी, तो इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। तो उम्मीद है कि ऑक्सीकारक अवकारक आप समझ गए होंगे। अब 2 टॉपिक और है, एक है विकृत गंधिता, एक है संचारण, फिर आपका चैप्टर फिनिश। बस थोड़ा सा 5 मिनट और रुक जाना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो यही 2 टॉपिक बचा, फिर आपका चैप्टर खत्म। पहला क्या? संचारण। संचारण किसे कहेंगे? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो संचारित हो जाती है, इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। अब आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। संचारण का एक्चुअल मतलब होता है जंग लगना, किसी भी धातु में जंग लगना। आपने देखा होगा कि लोहे के जितने भी पुल होते हैं उसमें क्या लग जाता है? कुछ दिनों के बाद जंग लग जाता है, और उससे जो उसकी परत है वो झरने लगती है, मतलब उसका जो पपड़ा बोल सकते हैं, पपड़ा निकलने लगता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब छड़ आप लाते हैं घर बनाने के लिए, तो उसमें देखा होगा कि उसको आप खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, उसमें ललिमा युक्त एकदम बोल सकते हैं परत जम जाती है, जो कि उसका कमज़ोर कर देती है। किसको? उस धातु को। लोहा है तो क्या एक तरह धातु हुआ, तो उसको खुले में छोड़े तो ऑक्सीजन से क्या किया? वो क्रिया कर लिया। सिर्फ ऑक्सीजन से ही क्रिया नहीं किया, एसिड, जो एसिड कहाँ से आया? वर्षा के रूप में जो एसिड गिरता है, वर्षा अम्ल के रूप में, तो वो उस पर पड़ा, तो वो क्या होगा? उससे संचारित, अभिक्रिया करके संचारित हो जाता है। और पानी उस पर गिरा तो वो भी संचारित हो गया। संचारण होने के लिए आपको पानी चाहिए और आपका वायु चाहिए, यानी कि आर्द्रता भी चाहिए, पानी आर्द्रता दोनों चाहिए, और आपका ऑक्सीजन भी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो अगर है किसी धातु में तो वो संचारित आसानी से हो जाएगी, जिससे उसकी क्षति हो जाएगी। तो आप पुल सब देखते हैं, लोहा सब क्षति हो जाता है, कहीं का है उस पर हवा जाता है, ऑक्सीजन जाता है, पानी गिरता है, तो उससे क्या करता है? वो संचारित हो जाता है, जिससे वो कमज़ोर हो जाते हैं। समझ गए? तो वही यहाँ पर लिखे हैं
कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, अम्ल मतलब समझ रहे हैं एसिड जो वर्षा गिरेगा, आर्द्रता मतलब नमी, थोड़ा मोड़ा पानी, जिसे आप शीत बोल सकते हैं, शीत गिरता है ना गर्मी के दिनों में, आदि के संपर्क में आ जाती है तो यह संक्षारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को संक्षारण मतलब क्या होता है, जंग लगना, ठीक है ना। ये चीज़ जो आपका है तीसरे चैप्टर में भी, तो वहाँ भी आप इसको पढ़ कीजिएगा, ठीक है ना। अब एक लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहेंगे, देखिए जब हम खाने वाला चीज़, जैसे कि आप भोज में देखिएगा कि बनता है जो खाना, वो लगभग तेलीय पदार्थ वाला चीज़, ये आपके घर में भी तेलीय पदार्थ वाला बनता होगा। तो मान चलिए खाना आपका बच गया और आपने उसको जो है बिना ढके हुए रात को रख दिया, तो होता क्या है कि वो आसपास के ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो हो जाता है ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का मतलब हो गया कि भोजन अब महक चुका है, भोजन अब महक चुका है। काहे महका, काहे वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बर्तन आपका होता है ना, जिसमें कि खाद्य तेल पदार्थ रखे जाते हैं, उस बर्तन को हम उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक, ताकि उसका जो उपचयन है वो ना हो सके, समझ गए ना। तो ये आपका होता है। तो पढ़ देते हैं हम जो लिखे हैं, जब तेलीय खाद्य पदार्थों को खुले में छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे भोजन महकने लगता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। भोजन का महकना मतलब क्या, ऑक्सीजन उसमें जुट गया, उसका उपचयन हो गया। आपने देखा होगा कि चिप्स का जो पैकेट है उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरा था, चिप्स आपको फूला हुआ लगता है, तो एक्चुअल में उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होता है, उसमें आपका नाइट्रोजन गैस होता है। क्यों नाइट्रोजन गैस भराता है, क्योंकि उसका चिप्स का उपचयन ना हो सके। उपचयन मतलब ऑक्सीजन उसमें ना जुट सके। ऑक्सीजन जुटेगा तो वो आपका क्या होगा, महकने लगेगा, खराब हो जाएगा, समा जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी कि चिप्स का पैकेट आप लेते हैं तो उसमें समाया हुआ रहता है, क्या है कि छेद हो गया होगा पन्नी में, घुस गया होगा ऑक्सीजन और उसका उपचयन हो गया होगा, किसका, चिप्स का, तो वो खराब लगता है। तो नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट अपना प्यारा सा एक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।